तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सिंधु घाटी सभ्यता को कंटिन्यू करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें आज हम देखेंगे फैक्ट तो पिछले वीडियो में हमने देख लिए थे, जो प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से क्या साक्ष्य मिला था। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं और मेंस में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाली कोई सभ्यता है भारत में, उसकी बात हम करेंगे, जिसको ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। पूरा लॉजिक के साथ बताएंगे कि ताम्रपाषाण युग बाद में क्यों आता है और कांस्य युग पहले, मतलब ये जो कांस्य युगीन सभ्यता के तौर पे जब हम हड़प्पा सभ्यता देख रहे थे वो पहले क्यों आता है। ठीक है, टाइम पीरियड भी बताएंगे, दोनों में अंतर समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेंस वाला पोर्शन है। जैसे कि इतिहास हम कर रहे हैं, ओवरऑल कर रहे हैं, एक बेसिकली आइडिया देखना है यहां पर, उसकी बात करेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली आंसर राइटिंग आपको ही करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 ये कंटिन्यू हो रहा है आपका। देखो, सबसे पहला पूरा डिटेल में आपको जाना है कि सभ्यता का उदय कैसे हुआ, कालखंड निर्धारण कैसे होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले शहर के तौर पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहला अगर कृषि का साक्ष्य मिला वो किस शहर से मिला। हड़प्पा सभ्यता के पहले भी क्या कोई सभ्यता थी, ये सब मतलब हड़प्पा सभ्यता का उदय के तौर पे पहले हमको बात कर लेना है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता है क्या, कब इसके साक्ष्य मिलना शुरू हुए, कब इसकी जो उत्खनन कार्य है वो शुरू हुआ, किसने करवाया, ये सारा इंट्रोडक्शन पोर्शन में आ जाएगा। क्लियर है। फिर काल निर्धारण के बारे में देखोगे तो काल निर्धारण, जैसे कि आपको बताया, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इसका कालखंड निर्धारण भी अलग अलग किया गया है। तो उसके आधार पर एक मोटा मोटा मैंने 2500 से आपको 1800 ईसा पूर्व तक आपको बता दिया था। अदरवाइज आप कहीं देखोगे तो 2300 से 1750 भी है, कहीं पर आपको कुछ और मिलेगा, कहीं पर 2500 से लेकर 1500 दिया रहता है। तो ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा माना गए अलग अलग मत है, इसमें कोई भी एक सत्य और कोई भी पूरा गलत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा तो क्यों पड़ा, और फिर हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा तो क्यों पड़ा। इसका उत्खनन कार्य उत्खनन कार्य सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ, किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ, किसने किया, कौन से स्थान का, ये बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर बात करें तो काल निर्धारण, काल निर्धारण कैसे किया गया, कार्बन 14 रेटिंग ये आपको बताए थे। ठीक है, रेडियो कार्बन 14, इसके द्वारा काल निर्धारण हुआ अलग अलग विद्वानों के द्वारा। अब कार्बन से तो निर्धारण हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट तो पता चलता नहीं ना। हाँ, पता चलता मोटा मोटा 2-2.5 पहले था, ईसा पूर्व था, लेकिन उसमें भी विद्वानकारों का एग्जैक्टली मतलब कोई विद्वानकार कुछ मानते थे, बोलने का मतलब वही 2500 के आसपास, कोई 2300 से मानते थे, कोई 2500 से मानते थे, कोई 2700 से शुरू मानते थे। समझ में आ रही बात। तो यहां से शुरू करते हुए फिर आप क्या करोगे, सभ्यता के निर्माता। अब देखो यहां से प्रश्न आपको थोड़ा घुमाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के, अब यहां पर केवल सभ्यता लिखा है, मतलब हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, के निर्माता कौन थे, यह प्रश्न सपोज 60 शब्दों में पूछ लिया या फिर 100 शब्दों में पूछ लिया, 60 या उससे अधिक शब्दों में पूछ लिया, या 30 में भी पूछ लिया, तो ये निर्माता मतलब क्या। ये जो लाइव जुड़े हुए हैं उनको शायद रिप्लाई करना चाहिए कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे। सबसे बड़ी मेन आंसर राइटिंग में दुविधा यही होती है कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न को पहले आप समझें कि पूछा क्या है, और जो पूछा है वही लिखें, ना कि अपने मन से कुछ भी। सभ्यता के निर्माता, थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना। तो सभ्यता के निर्माता के तौर पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें हम वो आंसर लिखेंगे जिसमें जो समुदाय के लोगों ने मिलकर, जिन सभ्यताओं के लोगों ने मिलकर ये सभ्यता बनाई थी, वो सारी बातें इसमें आने वाली है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, जिसमें हमने प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलियन या मंगोलाइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, इन सारी सभ्यता के लोग यहां पर आके निवास किए और सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किए। तो यहां पर ये जो 4 अलग अलग प्रजातियों
या क्षेत्र विशेष से आए समुदाय के बारे में जो मैंने बताया, यही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हैं। यहां पर आपके उत्तर में वजन कैसे आ जाएगा, तो यहां पर कोई विद्वान या इतिहासकार का नाम लिख दीजिए जो आप बुक से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं आंसर फ्रेम करने का, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इतने कम फीस में भाई, थोड़ा सा गुणगान मैं करूंगा अपना फिर से यहां पर, इतनी कम फीस में फैक्ट तो पूरा डिटेल में बता दिया मैंने, उसके अलावा मेंस में ऐसा गाइड करने वाला, मेंस आंसर राइटिंग के तौर पे अगर बताने वाला नहीं मिलेगा भाई। फायदा उठा लो, फायदा उठा लो। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा ना इस टॉपिक से कि आपका पूरा ये मेंस वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। हाँ, आंसर आपको फ्रेम करना पड़ेगा बस, लेकिन आंसर में क्या लिखना है वो बता रहा हूं। तो समझ में आई बात? सभ्यता के निर्माता के तौर पे वो सभी समुदायों के बारे में लिखना है जिन लोगों ने मिलकर ये सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था, मतलब जो यहां पर समुदाय के लोग रहते थे। अल्पाइन हमने देखा था, भूमध्य सागरी देखा था, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट देखा था, मैंगोलाइट देखा था। क्लियर? कुछ विद्वानकारों का मानना है कि एक समुदाय हुआ करता था आदिम आग्नेय समुदाय, और एक समुदाय होता था भारत के दक्षिण क्षेत्र में निवास करने वाला द्रविड़ समुदाय। ठीक है, तो इन दोनों समुदाय के द्वारा मिलकर भी सभ्यता का निर्माण हुआ, मतलब इस सभ्यता में ये दो समुदाय के लोग भी निवास करते थे, यह भी माना गया है। समझ में आई क्या बात? जॉन मार्शल नामक एक, बोल सकते हो कि इतिहासकार या पुरातत्वविद, जो भी, वो क्या है जॉन मार्शल, आप देख लेना, केवल आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे और आर्य सभ्यता के जो लोग होते थे वो अलग अलग थे, ऐसा उनका मानना है। तो ध्यान रखिए, अभी तक हमने प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, मैंगोलाइट, इन सब की बात की। कल किसी ने प्रश्न किया था कि क्या आर्य लोग भी शामिल थे, मतलब यहां पर निवास करने वालों में आर्य लोग भी थे? जी नहीं। कुछ का मानना है कि हां आर्य लोग भी थे इसमें, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि आर्य पृथक थे इस सभ्यता के लोगों से। कुछ का मानना है भी कि आर्य लोग इसी में थे, शामिल थे। ठीक है, तो कौन ये मानते थे कि इस सभ्यता में इन समुदायों के साथ साथ आर्यों का भी निवास होता था, और कौन ये मानते थे कि आर्य सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सभ्यता अलग अलग थी? यहां पर आप विद्वानों का नाम मेंशन करके कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, बस सही होने चाहिए विद्वानों के नाम। जैसे मैं आपको नाम ले रहा था जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी, पृथक सभ्यताएं थी। लेकिन एक व्यक्ति ध्यान रखेंगे भारत के विद्वान के तौर पे, ए डी पुसालकर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यहां पर रहने वाले अनार्यों, अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है, प्लस आर्य, दोनों का मिश्रण था। यहां पर पाई जाने वाली सभ्यता आर्य सभ्यता प्लस अनार्य सभ्यता का मिश्रण थी, ऐसा एक भारतीय विद्वान मान रहे हैं। समझ में आई क्या बात? तो यहां पर हमने सभ्यता के निर्माता के तौर पे क्या लिखा, आंसर में क्या समाहित किया? सभ्यता के निर्माता हम उनको कह रहे हैं जो लोग इस सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, मतलब जिनके रहने से यहां पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जा रहा है, जिसमें 4 कैटेगरी हमने कल देख रखी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि आदिम आग्नेय और द्रविड़ सभ्यता के लोग भी इस सभ्यता में निवास करते थे और इस सभ्यता के निर्माता के रूप में थे। उसके अलावा किसका मानना था कि आर्य इसमें शामिल नहीं थे, किसका मानना है कि आर्य शामिल थे। ये सारी बातें अगर आप आंसर में कर दिए, 60 शब्द में पूरा करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है थोड़ा लिमिट एक्सीड कर जाए 60 से, तो देखिए जब कभी भी शब्द सीमा दी होती है तो सीमा को एक्सीड कर जाना, सीमा का उल्लंघन करना, मतलब ज्यादा लिख के अच्छा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 60 का एकदम 100-150 बना के लिख रहे हो, एकदम कोच के लिख रहे हो, एकदम छोटा छोटा, ऐसा नहीं करना। 60 शब्द बोला है तो ठीक है, 80-90 शब्द तक चल जाएगा, आप सीमा का उल्लंघन करिए। लेकिन सीमा का उल्लंघन ऐसा होना चाहिए कि आंसर जितने शब्द सीमा ने दिया उससे ज्यादा लिखो, थोड़ा सा कम नहीं लिखना। कम लिखोगे तो लाइफ में मार्क्स कटेंगे, ज्यादा मार्क्स तो हर कंडीशन में कटेंगे। समझ में आई बात? तो ये सारी बातों को अगर आप समाहित कर दो तो डेफिनेटली 60 शब्द से तो ज्यादा ही हो जाएगा। 100 में पूछा 100 में भी लिख लोगे, इसी को 150 में भी लिख लोगे आप। 30 में लिखेगा, 30 में बोलेगा तो क्या करोगे, सीधा वो लिख दोगे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट,
सभ्यता के निर्माता के तौर पे हम जानते हैं, या जो भी आपको शब्द फ्रेम करना हो, आंसर फ्रेम करने हो, जिसमें 4 कैटेगरी लिख दिया। कुछ विद्वानों का मानना है इसमें आपका आदिम क्या क्या था मैंने, आग्नेय और द्रविड़, ये भी शामिल है, ये भी कर देना, तो 30 वो पूरा हो जाएगा। समझ में है क्या बात? ठीक है, तो ये हो गया सभ्यता के निर्माता पहला प्रश्न इस टॉपिक से। अब इस सभ्यता की पूरी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो आपके आंसर राइटिंग को करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए पूरा। खैर कॉन्सेप्ट तो पूरा है ही। चलो, दूसरा प्रश्न हो सकता है कि इस सभ्यता के भवन निर्माण और नगर नियोजन के बारे में लिखिए। ठीक है, भवन निर्माण और नगर नियोजन। दूसरा, मैं यहाँ सारी बातें लिखूंगा नहीं, सारी बातें बोलूंगा, आपको दिमाग ओपन रख के सुनना है और फिर अपने शब्दों में लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये फायदा है। ऑफलाइन क्लास से लाइव क्लास ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, क्यों दोस्तों, क्यों, खुद बताइए। एक तो किसी भी क्लास की वैलिडिटी 6 महीने तक हो जाती है, मतलब एक क्लास देख लेने के बाद आप उस वीडियो को कई बार देख सकते हो। हालांकि इस केस में टाइम वेस्ट भी हो जाता है, लेकिन फायदा ये है ना, क्या है, ऑफलाइन क्लास करके आते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सुनते हैं, आधा सुना हुआ होता है, आधा लिखा हुआ होता है, तो पूरी तरीके से होता नहीं, वहां पर की कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, सर को हम तो बोल नहीं सकते सर फिर से बोलो कल वाला चीज, है ना, तो ये दिक्कत होती है ऑफलाइन क्लास में। जो हो गया वो हो गया, लाइव क्लास का फायदा है, वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो और जो छूट गया है उसको फिर से लिख लो। तो पहले क्या करना, आज सुन रहे हो ना लाइव क्लास में, ये रिकॉर्डेड पहली बार देख रहे हो तब, तो फिर उसको आंसर फ्रेम करना, जो जो क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ अपने शब्दों में, और फिर कहीं पर कुछ दिक्कत होती है तो वीडियो को फिर से देख लो या बुक पढ़ो। मैं तो ऐसा बोलते ही नहीं कि बुक नहीं पढ़ना है मेरे अलावा, बिल्कुल बुक पढ़ना है, हाँ फैक्ट पूरा कवर करके दूंगा, लेकिन उसके अलावा बुक भी पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी सा विषय हो, चाहे छत्तीसगढ़ क्यों ना हो, बुक बिल्कुल पढ़ना चाहिए हर किसी को। कोई भी अगर ये शिक्षक कहता है कि मैं जितना पढ़ा लूं उतना सफिशियंट है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो शिक्षक ये कहता है कि उसके अलावा कुछ मत करना, पढ़ना काम बन जाएगा, तो फिर ये गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बुक आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, हर केस में पढ़ना चाहिए, ठीक है। और कुछ नई चीज मिले तो मुझे भी बताओ, एक्सेप्ट करूंगा मैं, ऐसा नहीं, घमंड नहीं है कि तो तुम बताओगे गलत है मेरे को नहीं सुनना है, नहीं ऐसा नहीं। खैर चलो, बहुत बकवास हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, भवन निर्माण और नगर नियोजन के बारे में बताइए। सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण कला और नगर नियोजन के बारे में बताइए। अब इसको लिखने जाओगे ना तो ये तकरीबन आपका 200 शब्दों में भी बड़े आराम से लिख पाओगे, 200-250 शब्दों में लिख पाओगे आराम से, ठीक। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पॉइंट वाइज लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा है। शब्द सीमा यहां पर बांधते नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा जा सकता है। क्लियर क्या? सबसे पहले बताना भवन निर्माण और नगर नियोजन, तो एक इंट्रोडक्शन अगर ज्यादा शब्द सीमा में आ गया तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। सबसे पहली बात, पहला लाइन लिखा, यहीं पर आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। ज्यादा शब्द सीमा के लिए बता रहा हूं, छोटी शब्द सीमा में पूछा तो फिर कैसे क्या पॉइंट डालना है वो आपको फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो नगर नियोजन होता था वो पूरा नगर नियोजन आयताकार क्षेत्र में हुआ था। मतलब नगर नियोजन जो था वो कौन से आकार का था, कौन से स्वरूप का था, आयताकार। नगर नियोजन जो था वो कौन से स्वरूप का था, आयताकार, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट चाहो या फिर इसी में लिखना चाहो, जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 अंश पे काटती थी। एक सड़क ऐसी आ रही है, दूसरी सड़क ऐसे जा रही है, इधर जाने वाली सड़क, इधर आने वाली सड़क, ये 90 अंश पे काटना हो गया दो सड़कों का। ये भी एक अच्छे आर्किटेक्चर का सिंबल है। क्लियर है, रैंडम कुछ भी सड़क कहीं पर भी जाने वाली नहीं बनी है, ये अलग पॉइंट हो गया। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, तो वाटर मैनेजमेंट में भी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अग्रणी थे। जल प्रबंधन जिसको बोल रहे हैं, निकासी व्यवस्था उत्तम थी। कैसे प्रमाण मिलता है, नालियों के रूप में। हर भवन के सामने नालियां गुजरती थी, इस नालियों से हमको यह पता चलता था कि जल निकासी की व्यवस्था भी उत्तम थी। मैंने यहां पर बीच में जल प्रबंधन बोल दिया था, सॉरी, जल प्रबंधन इसको नहीं बोलेंगे, जल निकासी व्यवस्था बोलेंगे, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे, जल प्रबंधन अलग हो जाता है, ठीक है क्या। फिर अगर नगर नियोजन के बारे में बात करोगे तो नगर दो भागों में बटा हुआ था, एक उच्च स्थान, एक निम्न स्थान। उच्च स्थान में संभवतः जोड़ना मत भूलना, क्योंकि यहां पर जितनी भी चीजें मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है। लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सिंबल के फॉर्म में है, ठीक है। तो जो भी है ना वो विद्वानकारों के अनुमान पर सारे, ये तथ्य नहीं बोलूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट है। तो एक ऊंचा स्थान, एक निचला स्थान, संभवतः ऊंचे स्थान में शासक वर्ग रहता था,
ठीक है, शक्तिशाली वर्ग रहता था, और निचले वर्ग में सामान्य जनता रहती थी, श्रमिक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, अन्य वर्ग निवास करते थे। डेफिनेटली अगर कोई शासक होगा वो थोड़े ऊंचे स्थान में रहेगा, जहां पर दुर्ग बना होगा, किला जैसा बना होगा थोड़ा सा। चाहे हड़प्पा सभ्यता की बात करूं, मतलब हड़प्पा नगर की बात करूं, चाहे मोहनजोदड़ो नगर की बात करूं, दोनों को इकट्ठे में यहां पर बता रहा हूं। दोनों के अपने अलग अलग दुर्ग थे, ये पॉइंट आप ऐड कर दो। समझ में आई बात? इसके अलावा भवनों का, फिर भवन निर्माण के बारे में भी पूछा है। भवन निर्माण के बारे में अगर बताएं, अच्छा मान लो प्रश्न दोनों के बारे में कंबाइन पूछ दिया, राइट? तो पहले क्या लिखोगे? पहले तो मैंने नगर नियोजन के बारे में बता दिया इतना सारा, तो पहले चूंकि भवन निर्माण के बारे में पूछा है तो पहला जो कुछ पॉइंट लिखोगे वो भवन निर्माण के बारे में पहले लिखना। डिपेंड करता है पहले क्या पूछा है। बात समझ में आई आपको? पहले जो पूछा है उसके बारे में पहले लिखना। मैंने यहां पर नगर नियोजन के बारे में कुछ पहले बता दिया था। चलो भवन की कुछ विशेषताएं देखते हैं। भवन की विशेषताओं के तौर पे अगर हम पहला पॉइंट बोले तो भवन के जो द्वार होते थे, जो भवन के द्वार होते थे, गेट जो होता था वो पीछे तरफ, रास्ते के पीछे तरफ खुलता था सामान्यतः, सामने की तरफ नहीं खुलता। जनरली क्या होता है कि हमारे अभी वर्तमान सोसाइटी में हम देखते हैं, घरों में देखते हैं, घर का जो गेट होता है वो सामने रोड की तरफ होता है, लेकिन इस समय जो सभ्यता का जो भवन होता था उसका गेट पिछली तरफ, रोड के पिछली तरफ खुलता था ज्यादातर। ज्यादातर समझ में आई क्या बात? ये बात आपको ध्यान में रखना। क्लियर है? ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ये भवन निर्माण संबंधी बात है। ज्यादातर भवन जो होते थे वो 2 मंजिल या उससे अधिक के होते थे। यहां पर भवन निर्माण में कोई कलात्मक दृष्टि देखने को नहीं मिलती। यहां पर का जो नगर नियोजन या भवन निर्माण संबंधी कार्य थे वो उपयोगी होते थे, ना कि कलात्मक। ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और बात, जैसे कि मैंने बताया मोहनजोदड़ो हड़प्पा के दोनों के भवन के जो गेट होते थे, मुख्य द्वार होते थे, वो पीछे तरफ खुलते थे, रास्ते के पीछे, मुख्य सड़क के पीछे तरफ खुलते थे। लेकिन एक शहर है लोथल, लोथल में यह विशेषता पाई गई है कि जो लोथल के भवन थे उनके मुख्य द्वार जो है, डोर जो है, वो सामने मुख्य सड़क तरफ ही ओपन होते थे। ठीक है, गली या मुख्य सड़क की तरफ ही ओपन होते थे लोथल के बारे में। समझ में आई बात? हड़प्पा सिंधु सभ्यता के मुख्य द्वार पीछे की तरफ, जबकि लोथल शहर सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क या गली की तरफ ओपन होता था। भवन के बारे में बताया 2 मंजिला उससे अधिक होते थे, उपयोगी होते थे, ना कि कलात्मक। उसके अलावा 6/3 और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया, 6/3.5 या 3.6 मीटर स्क्वायर के भवन होते थे। मतलब डेफिनेटली ये प्लॉट का साइज है, उस पे बनने वाले भवन की बात कर रहे हैं। मतलब भवन का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया था वो कितना था? 6/3.5 वर्ग मीटर का एरिया। तो डेफिनेटली ये बहुत छोटा एरिया है भवन निर्माण के लिए, जो दर्शाता है कि इस प्रकार के भवन में श्रमिक वर्ग निवास करता था। भैया ऐसा सब चीज लिखोगे आंसर में तो क्यों नहीं मिलेगा मार्क्स? रिलेवेंसी होनी चाहिए आंसर में। समझ रहे हैं बात क्या? उसके बाद नगर नियोजन के बारे में और पॉइंट जो कि पहले बता चुका हूं। उसके अलावा अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो में भवन निर्माण या नगर नियोजन या बोल सकते हो आर्किटेक्ट के मामले में एक विशाल स्नानागार, क्या देखा था हमने मोहनजोदाड़ो में? एक विशाल स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार हमको देखने को मिलता है, जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा एक तरीके से बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन है। बड़ा स्नानागार, विशाल स्नानागार, जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित स्नान कार्य के लिए होता था। और ये बात इतनी समझ में? तो ये सारी बातें आप इसको शामिल कर सकते हो अपने आंसर में। विशाल स्नानागार, सार्वजनिक स्थल, सबसे महत्वपूर्ण स्थल, धार्मिक अनुष्ठानों के संबंधित स्नान के लिए बना हुआ था। एक और चीज लिख सकते हो, हां, जल निकासी की व्यवस्था के तौर पे हर भवन में हमने देखा, साथ ही साथ हर भवन में एक खुला स्पेस होता था। वो खुले स्पेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांगण। एग्जैक्टली,
हर भवन में भवन का निर्माण कुछ इस तरीके से होता था, ये इस तरीके से, ये हो गए यहां पर कमरे, ऐसा कुछ मान लो, और यहां पर होता था प्रांगण, और प्रांगण में ही थोड़ा सा छोटा सा होता था स्नानागार। स्नानागार तो हर भवन में मतलब अधिकांश भवनों में हमको एक खुला प्रांगण और स्नानागार की व्यवस्था भी देखने को मिलती थी, हर एक किसी का पर्सनल स्विमिंग पूल। समझ में आ रही है क्या बात? ये हो गया पूरा ये वाला प्रश्न का आंसर। देखो कितना ज्यादा हो जाएगा लिखने जाओगे, ठीक है, कितना ज्यादा हो जाएगा। एक आप लिखोगे विशाल अन्नागार, हड़प्पा में देखने को मिला था अन्नागार, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रख रहे हैं। ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि यहां पर अनाज का भंडारण तो किया जाता था, साथ ही साथ अनाज का व्यापार भी किया जाता था, क्योंकि इतना बड़ा अगर अन्नागार है तो पर्सनल यूज के होने के साथ साथ संभवतः अन्न का या अनाजों का व्यापार भी किया जाता था या ट्रांसपोर्ट किया जाता था अनाज को, ठीक है, ये ध्यान रखो। इसके अलावा कंस्ट्रक्टेड एरिया के तौर पे बात करो, बंदरगाह लिख देना। एक बंदरगाह आपको ऑलरेडी लोथल बता चुके हैं, उसके अलावा सुरकोटदा, वो भी गुजरात में है तट पर, और सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, ये सारे बंदरगाह क्षेत्र थे जहां से व्यापार होता था अन्य देशों के साथ या अन्य क्षेत्रों के साथ। तो ये सारे भवन निर्माण और नगर नियोजन में सारी बातें आ गई। नगर नियोजन में क्या क्या चीजें सम्मिलित है वो भी आपको पूरा बता दिया, बंदरगाह भी बता दिया, सारी चीजें बता दी। हो गया क्या? तो ये दूसरा क्वेश्चन। भवन में ईंटें होती थी, ईंटों का प्रयोग होता था डेफिनेटली। संदीप यादव जी ने एक और पॉइंट बता दिया, वेरी गुड। भवन जो निर्माण है उसमें ईंट का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? ईंट का। क्लियर? इसको भी आप लिख लेना, अच्छी बात है। बट जितने पॉइंट्स बताए वो इंपॉर्टेंट है, ईंट कर सकते हो ठीक है, लेकिन हमको यहां पर आर्किटेक्ट के बारे में बताना है कि क्या क्या चीजें सम्मिलित है, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट है, नोट कर सकते हो अगर शब्द सीमा ज्यादा है ईंट को। चलो अगला, अगला प्रश्न हो सकता है राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट, राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। इसकी भी शब्द सीमा कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में लिखिए अगर बोला तो। राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पे अब हम चर्चा कर लेते हैं। चलो, तो प्रशासन के तौर पे इसमें हमको वो सारी बातें ऐड कर देनी है। सबसे पहले हमको शुरू करना है कि यहां पर जो शासन था किस प्रकार किस प्रकार का था, लोकतंत्रात्मक था कि राजतंत्रात्मक था, ये हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या? तो यहां पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं या विद्वानकारों का ऐसा मानना है कि यहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो प्रजातंत्रात्मक ना होकर राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि ऊंचे स्थान में हमको एक शासक वर्ग के निवास करने का साक्ष्य मिलता है। संभवतः वहां पर शासक वर्ग निवास करता रहा होगा। तो इस तरीके से ये इस बात को दर्शाता है कि यहां पर जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, ना कि लोकतंत्रात्मक। और बाकी निचले हिस्से में सामान्य आम वर्ग रहता था, जनता वर्ग रहती थी। क्लियर क्या? नगर निर्माण, मापने या तौलने की पद्धति, लिपि में एक रूपता, ये सारे शासन के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। योजनाबद्ध सड़कों का निर्माण, नगर नियोजन, इस बात का प्रतीक है कि यहां पर डेफिनेटली कोई एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था जो ये सारी चीजें मैनेज करता था। देखिए भाई, मैं एक कच्चे लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आप इसको फ्रेम करना है ना, एकदम मैं लिखवा नहीं रहा हूं कि आप पूरा लिख रहे हो, ऐसा मत करना गलती कभी भी। आंसर हमेशा आपका होता है, किसी दूसरे का बताया हुआ नहीं होता, ठीक? समझ में आई बात? तो ये भी आपका राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में आ जाएगा। इसके अलावा क्या लिखोगे? हमको मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मैंने आपको साक्ष्य के तौर पे नहीं बताया था, एक पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पे, इसको ऐड कर लेना कॉपी के टॉप में। मोहनजोदाड़ो से हमको एक पुरोहित की मूर्ति मिलती है, एक राज पुरोहित की मूर्ति मिलती है, ठीक है।
तो ये इस बात का प्रतीक है कि संभवतः यहां पर धार्मिक प्रभाव भी था। शासन प्रशासन में, राजनीति में धार्मिक प्रभाव भी था, क्योंकि राज पुरोहित की जिस प्रकार मुद्रा है मूर्ति में, वो इस बात का प्रतीक है कि ये काफी प्रभावी था और इनके पास भी शक्ति थी। और मुख्य रूप से धर्म का प्रभाव भी हमको प्रशासन में, प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। आई बात क्या समझ में? तो ये सारी बातों को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। चूंकि हमको जल निकासी व्यवस्था देखने को मिलती है, तो जैसा कि मैंने कहा यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो सारी चीजें मैनेज कर रहा है। तो यहां पर अगर आप एक शब्द लिख लो कि यहां पर नगर पालिका जैसी कोई संस्था होती थी जो ये सारी चीजों को व्यवस्थित करने का कार्य करती थी, जिसमें हम उदाहरण के तौर पे देख पाते जल निकासी व्यवस्था, 90 अंश पे कटे हुए सड़क, ये सारी बातों को अगर ऐड कर दिए और नगर पालिका शब्द डाल दिए तो अलग प्रभाव पड़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो। तो इस तरीके से एक शासक वर्ग, एक सामान्य जनता वर्ग, इस बात का अनुमान है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये भूलना मत ऐड करने के लिए। कोई भी एकदम से सॉलिड प्रूफ नहीं है कि हाँ ऐसा ही होता था, संभवतः जोड़ना मत भूलना। और बेटर है कोई एक विद्वानों के नाम आप चेप दो तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर क्या? ठीक है। एक बात और कर सकते हो, राजनीति की अगर बात करें कि यहां पर के लोग जो है, अगर डिफेंस की बात करें राजनीति के अंतर्गत आ जाएगा, यहां पर के लोग ना शांति प्रिय थे, मतलब आक्रामक नहीं थे, लड़ाई झगड़ा संघर्ष के लिए उतारू नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, शांति प्रिय थे। ये कैसे डिसाइड किया विद्वानों ने? तो इसका भी अनुमान लगाने का तरीका है। हर किसी बात को जो अनुमान लगाने उसका तरीका है, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उसके आधार पर। तो यहां पर के लोग शांति प्रिय थे, इस बात का पता ऐसा चलता है कि यहां पर के जो भी औजार मिले हैं या फिर हथियार मिले हैं वो सुरक्षात्मक प्रकृति के हैं, डिफेंसिव है, ना कि आक्रामक। यहां पर जो भी हथियार मिले हैं वो सुरक्षात्मक प्रकृति के हैं, ना कि आक्रामक प्रकृति के। मतलब जो भी आपके वेपन्स हैं वो डिफेंसिव है, ना कि ऑफेंसिव। तो इस बात का पता चलता है कि यहां पर के लोग जो हैं वो शांति प्रिय हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये हो गया राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में लिखिएगा। सारी बातों को आपको लिखनी है ना, ये ध्यान रखना कॉपी में। अगला जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है किसके बारे में? सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में क्या लिखे? समाज जिन लोगों से मिलकर बना होता है उसको हम एक तरीके से समाज ही बोलते हैं। मतलब जो पूरा एक समुदाय जिन जिन वर्गों के व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, समाज कह देते हैं। तो यहां पर क्या क्या हमको प्रूफ मिला अभी तक? एक तो मिल गया शासक, उसको अलग रख दिया। एक मिल गया धर्म पुरोहित, धार्मिक व्यक्ति, ठीक है, पंडित, एक वर्ग हो गया पंडित का, ठीक है। एक हो गया बुद्धिमान वर्ग, मतलब इसी को बुद्धिमान वर्ग बोल रहे हैं, चलो ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बुद्धिमान वर्ग, पुरोहित वर्ग। दूसरा वर्ग क्या हो गया? योद्धा वर्ग, जो यहां पर सुरक्षा का कार्य करते थे। क्लियर है? जैसे कि मैंने बोला ना, यहां पर हथियार तो मिले लेकिन सुरक्षात्मक प्रकृति के, कोई सुरक्षा करने के लिए होगा तो डेफिनेटली। तो दूसरा वर्ग हो गया योद्धा वर्ग। तीसरा वर्ग हो गया व्यापारियों का वर्ग, और चौथा वर्ग हो गया श्रमिकों का वर्ग। ये सारे के कुछ ना कुछ साक्ष्य हमको मिले हैं। तो समाज इन सभी वर्गों से मिलकर यहां पर बना हुआ था। तो ये थी समाज की संरचना। तो मिले हुए कुछ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम इस प्रकार समाजों का 4 वर्गीकरण इस सभ्यता के लिए भी कर सकते हैं। ये सारी बातें आप ऐड कर दो। जो भी मकान मिले हैं वो पक्के मकान होते थे, भले ही छोटे होते थे लेकिन पक्के मकान होते थे। 2 मंजिला से या 2 मंजिला से अधिक इमारत हुआ करती थी श्रमिक वर्ग के लिए भी। तो इससे यह पता चलता है कि श्रमिक वर्ग के लिए भी जो जीवन की गुणवत्ता है वो अच्छी थी। श्रमिक वर्ग का भी जो सामाजिक जीवन था या जीवन की जो गुणवत्ता थी वो अच्छी थी, खुशहाल जीवन था। ये सामाजिक जीवन में ऐड कर दो। जीवन की श्रेष्ठता का पता चल रहा है, ठीक है क्या? सामाजिक जीवन में और क्या लिखेंगे? तो देखो, साक्ष्य के पे पूरा बात कर रहे हैं। एक मातृदेवी की मूर्ति मिली थी, बताया था आपको, मातृदेवी की मूर्ति मिली थी।
मातृ देवी की मूर्ति और अधिकतम आराध्य के तौर पे मातृ देवी की पूजा करना इस बात का प्रतीक है कि समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मातृ सत्तात्मक। ठीक है, मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। इस बात को भी ऐड कर दो। चाहो तो उसके बाद अब बचेगा तो फिर क्या कर देना, मनोरंजन के साधन कर देना, पहनावा श्रृंगार कर देना। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी तक जितनी बातें बताए सामाजिक जीवन में वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्लियर ना? मनोरंजन के साधन के तौर पे क्या खेलेंगे? चौपड़ खेलेंगे, पुराना गेम चौपड़। गेंद हुआ करती थी वो खेल लेते थे। जानवरों को आपस में लड़ा दिया, ये भी मनोरंजन का साधन होता था। ठीक है, बच्चों के मनोरंजन के साधन के तौर पे हम मिट्टी के खिलौने देखते हैं, ये आप कर दिए मनोरंजन के साधन के तौर पे, ज्यादा ज्यादा। पहनावा श्रृंगार में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है पहनावा श्रृंगार, तो इस कारण वो बात आपको नहीं बता रहा हूं। तो ये हो गया अभी यहां पर फिलहाल 4 क्वेश्चन। चलिए अगला क्या बात करेंगे? अगला आर्थिक जीवन बात कर लेंगे। तो देखिए आर्थिक जीवन के तौर पे आपको तो पता है क्या करेंगे भाई। आर्थिक जीवन के तौर पे कृषि करेंगे। कृषि का जो पैदावार होगा, क्रॉप्स होंगे, उसका व्यवसाय करेंगे, मतलब उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे किसके माध्यम से? बंदरगाह के माध्यम से। कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे, मतलब व्यवसाय भी करेंगे। तो कृषि कार्य, व्यवसाय, पशुपालन तीसरा, ये सभी आय के साधन थे। मतलब ये सारी आर्थिक व्यवस्था को शो कर रहा है। क्या? कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये 3 चीजों के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था यहां पर की चलती थी। कृषि की अगर बात करें तो कृषि के तौर पे आप सारे अनाजों के नाम लिख दो, चावल को छोड़कर। ध्यान रखना केयरफुली, चावल का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है, ध्यान रखना। क्लियर ना? चावल का प्रमाण वो कोल्हडीवा बताया था, वो बात की बात है। हालांकि यहां पर 2 शहर ऐसे हैं, लोथल और रंगपुर, जिसमें चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं था, बाद की सभ्यता का था। तो कौन कौन सा मुख्य आपको कृषि उत्पाद लिखना है? गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, तिल, सरसों और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कपास। ये नहीं भूलना भाई, कपास नहीं भूलना। कपास की कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, इसका भी व्यवसाय होता था कृषि उत्पाद के तौर पे, इसका भी एक्सपोर्ट होता था। हालांकि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के उत्पादन से पहले मिस्र में हम देखते हैं, जिसको इजिप्ट कहते हैं, वहां पर पहले कपास की खेती की जा चुकी है। इस सभ्यता से पहले कहां पर कपास की खेती हो चुकी है? मिस्र में। ठीक है, उसके साक्ष्य मिलते हैं। चावल की अगर बात करें तो लोथल और रंगपुर चावल के साक्ष्य मिले, ये आपको बता दिया। इसके अलावा सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ आपको पहले बता चुका हूं पुराने वाली क्लास में। चावल का उत्पादन भारत के साथ साथ कहां शुरू हुआ, या फिर बोल सकते हो कि भारत में किस क्षेत्र को लेकर चावल का उत्पादन शुरू हुआ? तो चीन में चावल हुआ शुरू, फिर भारत में अपनाया गया, ऐसा कह सकते हो। तो ये सारा कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। पशुपालन में बैल, गाय, भैंस, सांड, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, ये सारे जानवर पशुपालन के तौर पे उपयोग में आने वाले पशु थे। लोग घोड़े से अपरिचित थे, समझना बात को, लोग घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े को नहीं जानते थे। लेकिन एक क्षेत्र मैंने कल बताया था जहां पर घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े का कंकाल मिला है। ठीक है, घोड़े के साक्ष्य तौर पे। लेकिन ज्यादातर ये मानते थे कि भाई घोड़ा, उसके बारे में लोग नहीं जानते। समझ में आई बात? एक और चीज कहना, जो ग्रीक लोग ना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे, नोट कर लेना कॉपी के टॉप में। ग्रीक मतलब यूनान, सुनना, ग्रीक मतलब यूनान हिंदी में बोलते हैं। ये लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। क्या कहते थे? सिंडोन। कपास को क्या कहते थे? सिंडोन। कपास को सिंडोन कहते थे यूनानी लोग, ग्रीक के लोग। ठीक है, और मिस्र में, इजिप्ट में आपको कपास की खेती के, कपास के उत्पादन का साक्ष्य सबसे पहले मिलता है, इस सभ्यता से भी पहले मिलता है, ये भी बात आपको बता दिया। चलो अब व्यापार के बारे में बात करें। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारा अभी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है ना, ये 5वां पॉइंट चल रहा है। क्या चल रहा है? आर्थिक व्यवस्था चल रहा है, आर्थिक व्यवस्था चल रहा है। व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार अन्य देशों या अन्य क्षेत्रों, भारत के अन्य क्षेत्रों से भी होता था। कहां से क्या व्यापार होता था? लिखो कॉपी में, चलो लिखो, इसको मैं लिखवा रहा हूं।
सिंधु घाटी सभ्यता से या सभ्यताई लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई लोगों का राजस्थान, कश्मीर, मैसूर तथा विदेशों में, क्या क्या बोला मैंने, इस सभ्यता के लोगों का व्यापार राजस्थान, कश्मीर, मैसूर के साथ साथ विदेशों में मिस्र, सुमेर, मेसोपोटामिया के साथ भी होता था। मिस्र, सुमेर, मेसोपोटामिया के साथ भी होता था। क्लियर? ये सारी कंटेम्परेरी सभ्यताएं थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता के, ना ध्यान रखना, साथ चलने वाली सारी सभ्यताएं थी यहां पर। चलो, कहां से क्या क्या होता था तो लिखो, सोना, चांदी और टिन। सोना, चांदी और टिन को जब इंपोर्ट करते थे इस सभ्यता के लोग, वो कहां से करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। लिखो, अफगानिस्तान और ईरान से इस सभ्यता के लोग क्या क्या मंगाते थे? टिन, सोना और चांदी। मुख्य आयात क्षेत्र बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आयात क्षेत्र, इंपोर्ट करने वाले एरिया बता रहे हैं। मतलब इस सभ्यता के लोग कुछ चीजें आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, कहां से? वो सारी चीजें आपको लिखवा रहे हैं, नोट करिएगा। टिन, सोना, चांदी आपका कहां से होता था? अफगानिस्तान और ईरान से होता था। इंपोर्ट मतलब आयात, मतलब वहां से मंगाते थे। तांबा, तांबा कहां से मंगाते थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो तांबा मंगाते थे खेतड़ी से। कहां से मंगाते थे? खेतड़ी। इस सभ्यता के लोग तांबा मंगाते थे खेतड़ी से, जो राजस्थान में है। यह प्रश्न सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि खेतड़ी कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो उस समय से देखो अभी तक खेतड़ी जो है राजस्थान का तांबे के लिए प्रसिद्ध है खनिज के तौर पे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राजस्थान में एक और क्षेत्र है गणेश्वर, वहां पर भी तांबे की प्राप्ति होती है और इस सभ्यता के लोग वहां से भी तांबा मंगाते थे। तो खेतड़ी, गणेश्वर, ये राजस्थान से तांबा मंगाया यहां के लोगों ने। बलूचिस्तान और अरब, यहां से भी तांबा मंगाया जाता था इस सभ्यता के द्वारा, मतलब आयात किया जाता था। इसके अलावा सोना जो मैंने बताया, सोना एक और जगह से मंगाते थे ये लोग, कोलार से। कोलार कहां? कर्नाटक। कोलार कर्नाटक। कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ करके मूवी देखियो ना, साउथ वाली। केजीएफ में जो के है वो कोलार ही है। एक सोना का खान हुआ करता था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कर्नाटक में, जो अब वर्तमान में नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो कोलार, ये वही कोलार है कर्नाटक वाला। उसके अलावा सोना ईरान से भी एक्सपोर्ट करते थे, खैर वो तो आपको बता चुके हैं। एक मणि का नाम था लाजवर्द मणि, नाम याद रखो, लाजवर्द मणि। ये लाजवर्द मणि का जो आयात करते थे यहां के लोग, वो करते थे बदख्शां से। कहां से करते थे? बदख्शां। बदख्शां, और ये बदख्शां कहां? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, बदख्शां। लाजवर्द मणि का एक और नाम है लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली, इस प्रकार के कहीं कुछ प्रश्न पूछ दे तो आपको नोट करा दें, ठीक है। एक और वस्तु फिरोजा। फिरोजा का आयात कहां से करते थे? फिरोजा का आयात करते थे ये लोग खुरासन। खुरासान, खुरासान कहां? ईरान में। खुरासान ईरान में। क्लियर? इन सब चीजों का आयात करते थे इस सभ्यता के लोग अलग अलग क्षेत्रों से। ये हो गया पूरा क्या? व्यावसायिक जीवन इस सभ्यता के लोगों का। अब व्यावसायिक जीवन के तौर पे माप तौल तो करना पड़ेगा, इसके बारे में भी एक आध लाइन आप ऐड कर सकते हो कि माप तौल के तौर पे यहां पर 16 के आवर्तकों का, 16 के आवर्तकों का, आवर्तकों मतलब मल्टीपल्स का उपयोग होता था। 16 के आवर्तकों का मतलब 16 के मल्टीपल्स का उपयोग होता था। 2, 4, 6, 16 के अनुपात हुआ करते थे। दार्शनिक पद्धति और द्विचर पद्धति में नाप प्रणाली हुआ करती थी, ठीक है। अब ये क्या प्रणाली होती है, इसको लिए मैथ्स आप में जाना पड़ेगा, फिलहाल आप बस इतना नोट कर लो। द्विचर पद्धति और दार्शनिक पद्धति में नाप प्रणाली हुआ करती थी, ठीक है। ये सारी चीजें आपने कर ली माप तौल की पद्धति के तौर पे। ये हो गया पूरा आपका व्यापारिक जीवन। ये सारे मेंस के तौर पे आपको तैयार करा रहे हैं भाई। कला और स्थापत्य में क्या लिख दोगे? कला और स्थापत्य में जो भी मूर्तियां मैंने जो भी साक्ष्य के तौर पे बताई थी, मुहर के बारे में जो बताया था, कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति बताई थी, ठीक है,
मातृ देवी की जो मूर्ति बताई थी वो सब आप कर दोगे क्या, कला और स्थापत्य में, कला और स्थापत्य में। इसके अलावा ये जो मैंने पुरोहित की मूर्ति बताई वो भी आप कर देना, स्वास्तिक का जो चिन्ह मिला है वो भी कर देना। कहीं कहीं से मृद भांड प्राप्त हुए, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, इंपॉर्टेंट है, मृद भांड प्राप्त हुए कहीं कहीं से, उसको आप कर देना, मृद भांड मिट्टी के बर्तन, चित्रित मृद भांड, चित्रित मृद भांड, ये भी कला और स्थापत्य का उदाहरण हो जाएगा, इसको भी आप कर देना। तो ये सब कला और स्थापत्य के उदाहरण के तौर पे आ जाएगा। अगला प्रश्न क्लियर क्या? धार्मिक प्रथा अगर बोलेंगे तो जो भी आराध्य की मूर्ति मिली, जैसे एक मातृ देवी बता दिया, एक देवी के बारे में बताया था जिनके नाभि से पेड़ पौधा निकल रहा था, उर्वरता की देवी, उनके बारे में कर देना। धरती देवी की पूजा करते थे, धरती माता की पूजा करते थे। अन्य देवी देवता या आराध्य के तौर पे हम पशुपतिनाथ को देखते हैं मुद्रा में, जिसमें एक योगी पुरुष के चारों तरफ जानवरों को हम देखते हैं अलग अलग, ठीक है। स्वास्तिक, चक्र चिन्ह, पीपल, इन सभी की भी आराधना करते हमने पाया है। इन सभी का वर्णन आप कर दोगे धार्मिक प्रथाओं में, ठीक है। अब एक बात, यहां पर इतनी सारी मूर्ति मिल रही है, इसकी आराधना भी करने का साक्ष्य है, ठीक है। तो मूर्ति पूजा का तो आपको साक्ष्य मिलता है, मूर्ति पूजा का तो चलन था इस सभ्यता में, लेकिन मंदिर निर्माण नहीं हुआ करते थे, मतलब मंदिर के तौर पे कोई ऐसा स्थल हमको देखने को नहीं मिला है साक्ष्य के तौर पे। तो ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा का चलन तो था लेकिन मंदिर निर्माण का साक्ष्य नहीं मिला है। क्लियर है क्या? धार्मिक प्रथा में और क्या कर दोगे, जो मोहनजोदड़ो में मिला है विशाल स्नानागार, वो धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग में होने वाले स्नानों के लिए किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नानों के लिए किया जाता था। अग्नि वेदिकाएं मिली है कालीबंगा से, उस अग्नि वेदिका को आप धर्म से जोड़कर आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो आई होप ये सारी बातें आप सुन रहे होगे। हो सकता है कि क्लास थोड़ी सी बोर लगे, लेकिन यकीन मानिए इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज की क्लास। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखोगे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है। इसको भी मैं ओरली बता रहा हूं, इसको आप अपने मन से आंसर को ऐड कर लेना। अभी तो 1 घंटा नहीं हुआ मानसी जी, रात को ऐसे ही करेंगे तो कैसे चलेगा, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के विनाश या पतन के कारण क्या होंगे। वैसे हो तो गया है ज्यादा, मेरे को बताने में कम टाइम लगा है क्योंकि मैंने लिखा नहीं है इतने सारा। अगर आप इसको लिखने जाओगे तो डेफिनेटली कॉपी में बहुत सारा समय लगने वाला है। तो ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी भी बताने को रह गई है, जब हम बस एक बात सुन लेना, सुनो यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर अभी रुक जाता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। एक होता है ताम्र पाषाण युग और एक होता है कांस्य युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से क्या थी, ठीक है। डेफिनेटली प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पर फिर से एक बार ध्यान दो, मैं और इसको क्लियर कर देता हूं अच्छे से, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी होगा। एक होता है ताम्र पाषाण युग, एक होता है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग मतलब तांबा और पत्थर की वस्तुएं उपयोग में लाना। मतलब नव पाषाण युग समाप्त हो चुका था, पत्थरों का यूज चल ही रहा था, साथ ही साथ धातुओं का भी ज्ञान हुआ, और धातु के रूप में पहला जो धातु ज्ञान जिसके बारे में ज्ञान हुआ वो था तांबा, ताम्र। तो उसको ताम्र पाषाण युग कह रहे हैं। इसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक, इसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। मैंने आपको चैल्कोलिथिक एज के तौर पे शायद सिंधु घाटी सभ्यता को बता दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें अगर वैसा बताया हो, मुझे उतना ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ताम्र पाषाण युग को बोलेंगे चैल्कोलिथिक एज। लेकिन यहां पर जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल रहे हैं, ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब अब तांबा से कांसा बनाया जाने लगा, तांबा से कांसा बनाया जाने लगा, अलॉय बनाया जाने लगा, मतलब मिश्र धातु बनाया जाने लगा पिघलाकर। ये देखो इतना उन्नत हो गया। तांबा एक मेटल था, धातु था, उस धातु से अन्य धातु में मिलाकर मिश्र धातु मतलब अलॉय बनाया जाने लगा और बनाया गया कांसा। कांसा इंग्लिश में बोलेंगे ब्रॉन्ज। क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ज। तो इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज एज।
सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को बोलेंगे कांस्य युग, या इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल रहे थे, तो इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज एज, ना कि चैल्कोलिथिक एज। तो कौन पहले आता है, तो ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता, साक्ष्य के तौर पे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कांस्य युगीन सभ्यता पहले आती है, और ताम्रपाषाण युग मतलब चैल्कोलिथिक एज हड़प्पा सभ्यता के बाद में आता है, कालक्रम के अनुसार, जो साक्ष्य मिला है उसके अनुसार, कालक्रम के अनुसार। लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचो तो लॉजिकली क्या होगा, सबसे पहले मेटल तांबे के बारे में पता चला, पाषाण मतलब पत्थर की भी वस्तुएं यूज करते थे, तो पहले तो ये होना चाहिए सर। बाद में फिर तांबा से मिश्र धातु बना के कांस्य आएगा, तो पहले तो ये आना चाहिए फिर ये आना चाहिए। नहीं, लॉजिकली ये सही है, आप बोल रहे हो कि पहले ताम्रपाषाण युग आना चाहिए फिर कांस्य युग आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कालक्रम के अनुसार अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता पहले आती है ताम्रपाषाण युग के, चैल्कोलिथिक एज के। क्लियर? खैर इसमें भी थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन जो अभी मैंने बताया उसको ये मान के चलो। तो चैल्कोलिथिक एज ताम्रपाषाण युग बोलते हैं, जिसका अलग अलग क्षेत्र जो मैं कल की क्लास में बता दूंगा, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता नहीं आती है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन बोलेंगे, मतलब ब्रॉन्ज एज का बोलेंगे। चलिए, तो ये था इतिहास का आज का क्लास, जिसमें हम बेसिकली मेंस को टारगेट करते हुए कुछ डिस्कशन किया। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये जो सारी एडिशनल बातें मैंने बताई है। तो ये सारी बातों को जो भी मैंने बताया पॉजिटिवली आप अपने कॉपी में, अलग से कॉपी में बना के लिख सकते हो। और फिर से इसमें कुछ चीजें बतानी शेष रह गई है जो अगली क्लास में कवर करेंगे, और हो सकता है नया टॉपिक भी शुरू कर दें। चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।